हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूल चैप्टर। ठीक है, तो फ्यूल चैप्टर का सिलेबस जो हम फॉलो करने वाले हैं वो आपके सामने है। तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच कर लीजिए। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है कि नहीं करनी है। और एक और बात, अगर कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिसिंग है इस सिलेबस में से, तो आप मुझे वो व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर सकूँ इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। जो तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये पोर्शन कवर करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी व्हाट इज़ फ्यूल। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। और लास्ट में कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्यूल। ठीक है, तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। ऐसा क्यों? एक तो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। और एक यह चीज़ है कि इसमें हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जानने वाले हैं। तो ये फ्यूचर में आगे के मतलब टॉपिक्स को समझने के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि कौन सा फ्यूल अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तब हम बहुत सारी टर्म्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फर्स्ट पेज का और इस सेकंड पेज का, और मैच कीजिए अपने सिलेबस से, फिर आप डिसाइड कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या जानना है हमें? व्हाट इज फ्यूल? A fuel is a combustible substance which on burning produce large amount of heat। तो फ्यूल क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिनको बर्न करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इस हीट का यूज़ हम कई जगह पे कर सकते हैं, जैसे पावर प्रोडक्शन या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इस हीट का यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि ये एक फ्यूल है। Carbon, hydrogen, sulfur, phosphorus are main substance of fuel. Among them, carbon and hydrogen are important। तो फ्यूल के मेन सब्सटेंस कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर नेचर हैज़ अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फ्यूल। ड्यूरिंग द कंबक्शन ऑफ दीज फ्यूल break and formation of reactant and product take place। दिस टाइप ऑफ फ्यूल इज नॉन एज केमिकल फ्यूल। तो केमिकल फ्यूल किसे कहते हैं? कि जब उनको बर्न करने पर रिएक्टेड बन जाए, फिर वो उनसे एक नया प्रोडक्ट बन जाए, तो हम ऐसे फ्यूल को क्या बोलेंगे कि ये केमिकल फ्यूल है। तो जो भी हम नॉर्मली फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे हमारे व्हीकल्स में फ्यूल यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, बर्न होने पर एक नए गैसेस बना लेते हैं, नए प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहेंगे? केमिकल फ्यूल कहेंगे। The fuel derived from forest remain of plant and एनिमल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? ऐसे फ्यूल जो प्लांट एंड एनिमल के अवशेषों से मिलकर बने हों, जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इनके अंदर जो एनर्जी होती है, द एनर्जी अवेलेबल इन दीज फ्यूल आर सोलर एनर्जी विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय प्लांट। तो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो सोलर एनर्जी होती है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हासिल करते हैं। ठीक है, एनी केमिकल सॉल्यूशन विच प्रोड्यूस एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड इन पावर प्रोडक्शन कैन बी कॉल्ड एज फ्यूल। तो वही बात आ गई कि ऐसे सब्सटेंस जो हीट प्रोड्यूस करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे और उस एनर्जी का यूज़ कई जगह किया जा सके, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे फ्यूल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि फ्यूल किसे कहते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, केमिकल फ्यूल्स क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस बेसिस पे हम फ्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। द फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू
देयर ऑक्यूरेंस एंड द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। तो फ्यूल दो तरह से क्लासिफाइड हो सकते हैं। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस मतलब किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से ये पृथ्वी में उपस्थित हैं। और सेकेंड है स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मीन्स इनकी स्टेट क्या है। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ऑक्यूरेंस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फ्यूल्स क्या होते हैं? दीज टाइप ऑफ फ्यूल occurring in nature and generally used, these are also known as fossil fuel। एग्जाम्पल है वुड एंड कोल। तो प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे फ्यूल जो नेचर में उपस्थित हैं और विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और प्रोसेस अप्लाई किए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फ्यूल्स और नेचुरल फ्यूल्स, बिकॉज ये नेचर में ऑटोमेटिकली उपस्थित हैं। ठीक है। सेकेंडरी फ्यूल क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ फ्यूल इज ऑब्टेन बाय प्राइमरी फ्यूल बाय प्रोसेसिंग, colonization, filtration process, etc. कोक एंड चारकोल इज एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेकेंडरी फ्यूल्स को हम डिराइव्ड और आर्टिफिशियल फ्यूल्स भी कहते हैं। इस फ्यूल को बनाने के लिए हम प्राइमरी फ्यूल्स को लेते हैं। प्राइमरी फ्यूल्स मतलब जो हमें नेचर से मिला है और उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, जैसे फिल्टराइजेशन हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा। तो हमें इस टाइप के फ्यूल्स मिलते हैं, यानी कि ये ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। बेसिकली हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन नेचर से मिलने के बाद हमें इस पर बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करके इसको एक नए रूप में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड, आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल्स। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एग्रीगेशन। ठीक है, तो इनकी स्टेट के अकॉर्डिंग ये तीन तरह से हो सकते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो फ्यूल चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि सॉलिड फ्यूल्स की क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, और इनको मतलब किस तरह से मेज़र किया जाता है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ किस तरह से निकाली जाती है। तो बहुत सारी हमें एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली ये इस तीन कैटेगरी को हमें पढ़ना है कि सॉलिड फ्यूल के अंदर हम कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल के अंदर हम कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं, और क्या क्या इनके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन समझ में आया। दो तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, ऑक्यूरेंस के अकॉर्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड स्टेट के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। तो अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल किसे कहेंगे, हम कब कहेंगे कि ये फ्यूल गुड है यूज़ करने के लिए? तो इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, यानी कि पर केजी पर कितना हीट स्टोर है उस फ्यूल के अंदर, इसी को हम क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। तो इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट मीन दैट हायर द अमाउंट ऑफ हीट, हायर द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास बेटर द फ्यूल। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की, उतना ही ज़्यादा वो बेटर होगा। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब समझ में आया ना आपको? हायर द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, यानी कि हर एक केजी पर कितना हीट स्टोर है, हर एक केजी को जलाने पर कितना हीट निकलेगा, ये कौन दर्शाता है? कैलोरीफिक वैल्यू दर्शाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा हमारा बेटर फ्यूल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर। It should have moderate ignition temperature. Ignition temperature means minimum temperature to at which fuel start burning। तो ignition temperature किसे कहते हैं? मिनिमम टेम्परेचर जिस पर हमारा फ्यूल जो है वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट यानी मीडियम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए और ना ज़्यादा हाई होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? Because low ignition temperature containing fuel easily catch fire and it become difficult to store and transport of these fuel। तो अगर ignition point बिल्कुल लो होगा, ignition point समझ में आया ना, minimum temperature require for burning। तो अगर ignition point लो होगा तो क्या होगा? हाँ, वो easily फायर पकड़ लेगा फ्यूल को, हम कहीं पर भी रखेंगे तो easily फायर पकड़ लेगा
और इसलिए इसका स्टोर और ट्रांसपोर्ट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. If the fuel has high ignition temperature, it becomes difficult for combustion and more amount of energy required for the burning. ठीक है, तो अगर लो ही तो ये आसानी से फायर पकड़ लेगा, इसका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ने लग जाएगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. वैसे ही अगर अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर हाई हुआ तो इस फ्यूल को जलाने के अंदर ही बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, और क्या पता फिर भी फ्यूल जले कि नहीं जले. तो इसलिए जो भी इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए और ना ज़्यादा हाई होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंटेनिंग. इट शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेनिंग बिकॉज मॉइस्चर रिड्यूस द हीट वैल्यू. लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. तो इसका मतलब क्या है कि मॉइस्चर कंटेनिंग लो होना चाहिए फ्यूल के अंदर. ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर क्या कर देता है, हीट वैल्यू को कम कर देता है और साथ ही में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है. ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कैसे बढ़ा? क्योंकि अगर हीट मतलब फ्यूल के अंदर मॉइस्चर कंटेनिंग है तो फ्यूल हैवी हो जाएगा और हमें उतने ही खर्चे पर मतलब ज़्यादा फ्यूल भेजना था, लेकिन हैवीनेस की वजह से हम कम फ्यूल को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. आई थिंक आप समझे होंगे इसको. तो मॉइस्चर कंटेनिंग की वजह से क्या होगा, एक तो इसकी हीट वैल्यू कम हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाएगा. एंड मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड फ्यूल क्यूज्ड डिफ़िकल्टीज. तो अगर फ्यूल ने मॉइस्चर कंटेन किया तो हमें डिफ़िकल्टीज हो जाएगी उसको हैंडल करने में. मान लीजिए आप वुड के ऊपर मॉइस्चर है ज़्यादा तो हम उसे हैंडल कर नहीं पाएंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, हाथ फिसलने लग जाएगा हाथ से, तो उसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा. Anyway, 5 to 10% moisture is desirable for uniform fuel bed and less fly ash. तो 5 to 10% moisture required है. क्यों? क्योंकि 5 to 10% मॉइस्चर क्या करता है, फ्लाई ऐश को बनने से रोक देता है. अगर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल सूखा अगर हम फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसको बर्न करते ही क्या उसमें फ्लाई ऐश निकलने यानी कि राख निकलने लग जाएगी, तो जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, तो मॉइस्चर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लेकिन 5 to 10% होना ही चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का नेचर क्या हो, द फ्यूल आफ्टर बर्निंग शुड प्रोड्यूस हार्मलेस प्रोडक्ट. फ्यूल शुड नॉट प्रोड्यूस SO2 CO और H2S HF एक्सेट्रा. तो अगर फ्यूल को बर्न कर रहे हैं हम तो उसमें बर्न करने के बाद हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकलने चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हो. तो ये फ्यूल को बर्न करने पर SO2 नहीं निकलना चाहिए, CO और H2S और HF नहीं निकलना चाहिए. समझ में आया? तो फिफ्थ पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन मीन्स स्पीड ऑफ बर्निंग. The velocity of combustion should be moderate because low velocity of combustion does not produce high fuel required, and the high velocity of combustion causes the wastage of large amount of heat. तो इसका मतलब क्या है कि the speed of burning should be moderate, मीडियम होना चाहिए. ना तो इसको ज़्यादा स्पीड से बर्न होना चाहिए, ना ही इसको कम स्पीड से बर्न होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर लो वेलोसिटी से ये बर्न होगी तो जितना हमें हीट रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और अगर हाई वेलोसिटी से बर्न होगी तो जितना हमें हीट चाहिए उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी जो कि वेस्टेज कहलाता है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन शुड बी मॉडरेट, मीडियम होनी चाहिए, ना तो हाई और ना ही लो. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कंबस्टन मैटर. द नॉन कंबस्टन मैटर शुड बी लो इन फ्यूल बिकॉज इट डिक्रीजेज द हीट वैल्यू or increases the cost of fuel and storage of fuel, and it is also cause environmental problem. तो नॉन combustible मैटर क्या होते हैं, ऐसे मैटर जो बर्न नहीं होते हैं और ना ही हीट प्रोड्यूस करते हैं. तो फ्यूल के अंदर ऐसे मैटर बहुत ही कम होने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये एक तो हीट वैल्यू को घटा देते हैं और जो कॉस्ट है फ्यूल की वो बढ़ा देते हैं. आप मान लीजिए कि 1 किलो कोल लाए, उसके अंदर आधा किलो नॉन कम्बस्टिबल मेटल ही निकल गए तो आपका भी लॉस होगा. मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी बढ़ गया और स्टोरेज ऑफ फ्यूल भी बढ़ गया. तो नॉन कम्बस्टिबल मैटर शुड बी लो इन द फ्यूल. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड बी इजी अवेलेबल एंड एट लो कॉस्ट. तो इसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इसको मतलब फ्यूल को इजीली अवेलेबल होना चाहिए और कॉस्ट भी इसकी लो होनी चाहिए.
स्टोरेज कॉस्ट शुड बी लो, ठीक है। साइज ऑफ फ्यूल, द साइज ऑफ फ्यूल शुड बी यूनिफॉर्म इन केस ऑफ सॉलिड फ्यूल। तो लिक्विड और गैस फ्यूल की तो कोई साइज होगी नहीं, अगर सॉलिड फ्यूल है तो उसका साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्मोक, इट शुड नॉट बर्न विथ लॉन्ग स्मोकी फ्लेम, तो फ्यूल को लॉन्ग स्मोकी फ्लेम्स के साथ बर्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, कंबस्टन ऑफ फ्यूल शुड बी कैपेबल फॉर कंट्रोल्ड, यानी कि जो भी बर्निंग प्रोसेस है फ्यूल का वो कंट्रोलेबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट शुड बी इजी एंड लो कॉस्ट, तो फ्यूल का ट्रांसपोर्ट इजी होना चाहिए और लो कॉस्ट होना चाहिए। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अपना, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। लिक्विड फ्यूल क्या होता है, कॉस्टलियर होता है और गैसियस फ्यूल भी कॉस्टलियर होता है। सॉलिड फ्यूल लेबर इज नीडेड फॉर स्टॉकिंग, ठीक है, required less space comparison to solid, required store in leak proof containers, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड। तो गैस और लिक्विड को लेस स्पेस चाहिए, लेकिन सॉलिड फ्यूल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए और लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉकिंग, यानी ध्यान रखने के लिए हमें लेबर्स भी लगाने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इज डिफिकल्ट, तो सॉलिड फ्यूल का ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई आती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन लिक्विड और गैसियस फ्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल इजीली हो जाता है थ्रू पाइप। कंबस्टन इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, तो सॉलिड का जो कंबस्टन है वो डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने में, और लिक्विड और गैसियस को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मतलब हम इसकी मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी मात्रा बर्न करनी है कितनी नहीं करनी है, ठीक है। फिफ्थ है बर्न विथ लॉन्ग स्मोकी फ्लेम, तो सॉलिड फ्यूल जो होते हैं वो लॉन्ग स्मोकी फ्लेम्स के साथ बर्न होते हैं, जबकि ये क्लीनली बर्न होते हैं, ज़्यादा स्मोक क्रिएट नहीं करते हैं गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स। लेकिन लिक्विड फ्यूल क्या करता है, प्रोड्यूस स्मोक विथ एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड के को प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत हार्मफुल है। लिस्ट रिस्क ऑफ फायर हजार्ड, तो सॉलिड फ्यूल के अंदर रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस के अंदर हाई रिस्क होता है फायर हजार्ड का। लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सॉलिड फ्यूल की, और लिक्विड और गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। सॉलिड के अंदर एश प्रोडक्शन हाई होता है, एश मीन्स राख, ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर किसी भी तरह की एश प्रोड्यूस नहीं होती है। कंबक्शन रेट इज लो, और लिक्विड और गैस की जो कंबस्टन रेट है वो हाई होती है, जबकि सॉलिड की जो कंबस्टन रेट है वो लो होती है। इट कंट्रोल कैन नॉट बी इन इंटरनल कंबक्शन, तो इंटरनल कंबक्शन के लिए हम सॉलिड फ्यूल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस फ्यूल का यूज़ इंटरनल कंबक्शन के लिए किया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल दो थर्मल एफिशिएंसी होती है और लिक्विड और गैस की हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर हमने कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, और कंपैरिजन बिटवीन लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फ्यूल। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने में कैपेबल हैं तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या फिर आप कोई भी टॉपिक्स इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।